हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आजकल विज़न आईएएस यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर रहे हैं 2022 के प्रीलिम्स के लिए। हमने पहला टेस्ट पेपर पूरा का पूरा सॉल्व कर रखा था, जिसका आपको लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम टेस्ट पेपर नंबर सेकंड करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी और अप्रैल का जो बचा हुआ करंट अफेयर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टेस्ट पेपर। और उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अब सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही नहीं है। मैंने आपको पिछले टेस्ट पेपर में बताया था, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ऊपर का पढ़ें और नीचे क्या पूछ रहा है वो पढ़ें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे देखिए सही नहीं है, तो नहीं है इसमें जो गलत है उसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले, किसी राज्य विशेष से राज्यसभा के लिए चुने जाने हेतु उम्मीदवार को उस विशेष राज्य का मतदाता होना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वह उसी राज्य का मतदाता हो, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य लोकसभा की ऐसी सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकता जो उसके लिए आरक्षित ना हो, तो ये भी गलत है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है वो अपनी ही सीट पर जो कि उसके लिए आरक्षित है उस पर चुनाव लड़ेगा। वो किसी पर भी लड़ सकता है, लेकिन वही व्यक्ति उस पर लड़ेगा जो कि एससी या एसटी का जो सीट आरक्षित है उन पर सिर्फ एससी एसटी ही लड़ सकते हैं, बट एससी एसटी किसी भी सीट पर लड़ सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटें आरक्षित हैं। नहीं, चौथी में कोई बात नहीं है, ये पाँचवीं और छठी में बात कही गई है कि राज्यसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति ऐसा कुछ मतलब नहीं कहा गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में कोई भी एससी या एसटी के लिए सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अगर आरक्षित है भी तो वो कहाँ पे है, वो है आपकी लोकसभा में। कहाँ पे है, लोकसभा में है, और वो भी इस जो चौथी अनुसूची है उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि सही नहीं है, ये बताना है। तो एक भी नहीं है सही, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में, अब ये कहाँ से क्वेश्चन है, हाई कोर्ट से, और उनके जजेस के बारे में। उनको हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। ठीक है, पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो ये बात एकदम सही है कि हाई कोर्ट के जजेस को भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हिसाब से ही हटाया जाता है जैसे उन लोगों को हटाया जाता है। दूसरी लाइन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल के आदेश से हटाया जाता है। नहीं, ये बात गलत है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको उनसे रिलेटेड जो गवर्नर होते हैं उनके आदेश पर हटाया जाता है। ये बात आपकी गलत होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, दूसरा तीसरी पॉइंट क्या बोलता है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित करता है। एकदम सही बात है कि जो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 है उसके बिहाफ पे ये प्रक्रिया दी हुई है कि किस तरीके से हटाना है। तो सही आंसर आपका 1 और 3 मतलब आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद सत्र के सत्रावसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है सत्रावसान को लेके, तो वो आपको बताना है। पहला, भारत का राष्ट्रपति सत्र चलाने के दौरान सदन का सत्रावसान नहीं कर सकता, ये बात गलत है, वह कर सकता है। दूसरा, सत्रावसान लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयकों को प्रभावित नहीं कर सकता, एकदम सही बात है।
तो आपका आंसर तो मिल गया है बी ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। संसद के एक सदन के विश्रांति काल को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो अब यहाँ पे विश्रांति काल किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन बतानी है। तो विश्रांति काल किसे कहते हैं कि किसी भी सदन की जो सत्रावसान और नए सत्र में उसके पुनः समवेत होने के जो बीच की अवधि होती है उसको क्या बोलते हैं? विश्रांति काल। तो हमें अब देखना है ऑप्शंस। पहला है प्रश्नकाल और शून्यकाल के बीच की अवधि, नहीं। दूसरा है किसी सदन के सत्रावसान और नए सत्र के टाइम पीरियड के बीच में जो समवेत होने के बीच की अवधि होती है वो, एकदम सही जवाब। तो बी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति में भाग लेता है? तो अपॉइंटमेंट जो होता है हाई कोर्ट के जजेस का, उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं, नीचे सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो इसमें आपका राष्ट्रपति लेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश लेते हैं, संबंधित राज्य के राज्यपाल लेते हैं, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लेते हैं, संबंधित राज्य के मुख्य सचिव बिल्कुल नहीं लेते, राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता नहीं लेते। तो आपका 1 2 3 4 मतलब आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रत्यायोजित विधान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? किस चीज का? प्रत्यायोजित विधान का सर्वोत्तम वर्णन करता है कौन? ठीक है, तो पहला, राज्यसभा द्वारा राज्य सूची की सूचीबद्ध किसी विषय पर संसद के कानून बनाने का अधिकृत किया जाता, नहीं। दूसरा, राज्यसभा के केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक नई अधीन भारतीय सेवा गठित करने के लिए लोकसभा को अधिकृत किया जाना, नहीं। राज्यों को समूह जो राज्य सूची में निहित किसी भी विषय पर आदर्श कानून बनाने के लिए संसद का अनुरोध किया, नहीं। तो बचा एक, संसद कानूनों की रूपरेखा बनाती है तथा कार्यपालिका के मूल कानूनों के ढांचे के भीतर विस्तृत नियम और विनियम करने के लिए अधिकृत करता है, एकदम सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के सभापति के संदर्भ, आपको पता होना चाहिए सभापति कौन होता है, ये होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? वह सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन मतों के बराबर होने की दशा में वह मतदान देता है। ठीक है, तो क्या बात बोल रहे हैं कि वह सदन का सदस्य नहीं होता लेकिन जब इक्वल वोट हो जाते हैं तो वो मत देता है, ये एकदम सही बात है। ठीक है, फिर दूसरी बात, जब उपराष्ट्रपति सभापति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है तब वह राज्यसभा के सभापति के कार्यकाल के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। तो यह भी एकदम सही बात है, तब प्रेसिडेंट की तरह काम करता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी। ठीक है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, पहली बात क्या बोल रहा है कि इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, एकदम सही बात। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है इसे केवल एक मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है कि इसे सिर्फ और सिर्फ कोई मंत्री पेश कर सकता है ना। तो विधेयक को कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य पेश कर सकता है और इसके लिए क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेना भी आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, तो इसे कोई भी मंत्री प्लस कोई भी सदस्य भी इसको क्या कर सकता है? पेश कर सकता है। तो बी ऑप्शन गलत हो गया। फिर तीसरा क्या कह रहा है? यदि इसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा विधिवत पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के लिए विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य होगा, एकदम सही बात है कि राष्ट्रपति को फिर उस पर अपनी अनुमति देना आवश्यक हो जाएगा अगर दोनों सदनों से वह पास हो गया है। ठीक है, तो 1 और 3 सही,
तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछ रहा है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। हमने इससे पहले हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के जो कौन कौन पार्ट्स लेते हैं वो देखे थे। अब उच्चतम न्यायालय की बात कर रहे हैं, कौन सा सही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के एक समूह के द्वारा की जाती है, जिसे हम कॉलेजियम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉलेजियम। तो ऐसा नहीं है, ये आपका ऑप्शन गलत है। दूसरा, एक प्रतिष्ठित न्यायविद राष्ट्रपति के अंतिम अनुमोदन से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए पात्र होता है। तो ये बात आपकी एकदम सही है कि जो कोई भी व्यक्ति है जो न्यायविद है राष्ट्रपति की नज़रों में, तो उसके हिसाब से वह न्यायाधीश बनने में पात्रता अपनी रख सकता है। ठीक है, पहली चीज़। जो पहला पॉइंट है, अगर हम उसको देखें कि जो कॉलेजियम वाला सिस्टम है वो यहाँ पे नहीं चलता है। ठीक है, तो इसलिए वो गलत हो जाएगा। तो मात्र बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्र बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 10वें क्वेश्चन पे। विपक्ष के नेता के संदर्भ में, अब ये क्या कह रहा है? विपक्ष के नेता के संदर्भ में बात की जा रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। भारत के संविधान में विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख नहीं है। तो एकदम सही बात है, संविधान में कहीं भी विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर दूसरी बात, वे एक कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं। तो ये भी एकदम सही बात है कि जो विपक्ष का नेता होता है उसको कैबिनेट के एक मंत्री के बराबर ही वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, बाकी उसकी सुविधाएं भी वही दी जाती हैं जो कि एक कैबिनेट मंत्री के दी जाती हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका 1 और 2 दोनों सही। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि विधान परिषदों वाले राज्यों में स्थानीय सरकार का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए? ठीक है, तो वो कौन सी समिति थी, वो कौन सा आयोग था जिसने ये सुझाव दिया कि स्थानीय सरकारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए किसमें? विधान परिषदों में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुंछी आयोग 2007। बी ऑप्शन, पुंछी आयोग ने ये रिपोर्ट दी थी कि आपको क्या करना चाहिए? स्थानीय सरकारों का गठन किया करना चाहिए किसमें? विधान परिषद में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12वें क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल के सदस्य, या अब ये राज्य विधानमंडल से क्वेश्चन है, के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अहर्ताएं, मतलब उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? इसमें सही उत्तर बताएं। वह संबंधित राज्य के किसी भी विधान निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक होना चाहिए। तो इसका एकदम ये कंपलसरी है कि जो आपका निर्वाचक है वो किसी भी विधानसभा के निर्वाचित क्षेत्र में निर्वाचक होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी बात गलत हो गई कि 30 वर्षों का इसमें कोई वो नहीं है, इसमें क्या है? 25 वर्ष मिनिमम एज उसकी कितनी होनी चाहिए? 25। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। तो केवल एक इसमें सही होगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13th क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अहर्ताएं, योग्यताएं होनी चाहिए? सही उत्तर देना है आपको। उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, पहली चीज़। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन अलग रूप से दी गई है, उसकी एज का इसमें कोई भी वर्णन नहीं दे रखा है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए एक उच्च कोर्ट, हाई कोर्ट में न्यायाधीश होना चाहिए। तो ये बात आपकी एकदम सही है कि 5 वर्षों तक उसे किसी हाई कोर्ट में जज कार्यरत होना चाहिए उसे जितना एक्सपीरियंस। तीसरी बात, उसे 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में उत्तरोत्तर एक से अधिक, है ना, या उससे ज़्यादा हाई कोर्ट्स में अधिवक्ता होना चाहिए 10 साल तक का, है ना। तो ये भी अब एकदम सही बात है। तो बी और सी, मतलब 2 और 3 सही, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट।
ठीक है, क्योंकि पहला ऑप्शन आपका गलत है, तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में, मतलब संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में यह बात चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष को संसद के सभी सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष को नहीं हटाया जा सकता इस तरीके से। ठीक है, उसको नहीं हटाया जा सकता। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव की तिथि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, और उसको हटाने के लिए जो 3 मामले के केस होते हैं उसमें वो होता है, यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता है, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, या वह लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों से बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और ऐसा करने के लिए 14 दिन की पहले से उसे सूचना देनी होगी। ठीक है, बहुमत से पारित हो, ना कि विशेष बहुमत से। ठीक है, चलिए अगली चीज, वह भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्याग पत्र दे सकता है। नहीं, वो अपने आप जो त्याग पत्र है वह उपाध्यक्ष को लिख के दे सकता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, जब उसे हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वह सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। तो ये भी बात गलत है कि वह कार्रवाई में भाग नहीं लेगा, वो भाग ले सकता है। ठीक है, बट उसे तो ये भी पॉइंट आपका गलत होगा। फिर चौथा पॉइंट है, जब लोकसभा विघटित होती है अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं छोड़ता और नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। ये एकदम सही बात है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा विघटित होने के बाद भी अपने पोस्ट पर बना रहता है तब तक जब तक दूसरी लोकसभा का गठन नहीं हो जाता और उसके अध्यक्ष का चयन नहीं कर लिया जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संसदीय मंचों फोरम निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जो संसदीय मंच होते हैं उनके बारे में दिए गए हैं कुछ कथन, उन पर हमें बात करनी है। लोकसभा का अध्यक्ष सभी संसदीय मंचों का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये बात गलत है कि लोकसभा का अध्यक्ष सभी संसदीय मंचों का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, दूसरी बात, मंचों के सदस्यों का कार्यकाल उसके संवर्ध सदन के सदस्यता के साथ संबंधित होता है। एकदम सही बात है कि जो मंचों के सदस्यों का कार्यकाल होता है वो उसके संबंध के सदन में सदस्यता के साथ संबंधित होता है। तीसरी बात, कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष सभापति को निम्नलिखित रूप से फोरम से अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो ये भी बात सही है, तो 2 और 3 सही, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी, अगला क्वेश्चन आता है 16। 16 क्वेश्चन में देखे हैं, सॉरी थोड़ा जुकाम की वजह से ये चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्वेश्चन में ग्राम सभा से बात की गई है कि कौन सा सही है। तो यह ग्राम स्तर पर पंचायतों की मतदाता सूची पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना एक निकाय होता है। तो एकदम सही बात है, यह एक वो निकाय होता है जो पंचायतों की मतदाता सूची होती है उसमें पंजीकृत जो व्यक्ति होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। दूसरी बात, प्रत्येक पंचायत में छोटे स्तरों पर खनिज के खनन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसाएं अनिवार्य है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन आपका कि उनके लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। तीसरा, पैसा अधिनियम है ना, PESA पैसा अधिनियम 1996 के तहत ये निर्धनता उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान हेतु उत्तरदायी होता है। तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा कि ये उनके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आपका 1 और 3 सही हुआ, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 17वें क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय की सलाह का क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो जो उच्चतम न्यायालय है उसका सलाह का जो क्षेत्राधिकार होता है उसके बारे में बात करनी है, और वो कौन सा आर्टिकल के हिसाब से होती है, परामर्श
आर्टिकल नंबर 143। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन बताना है। भारत के राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामले में या विधि के किसी प्रश्न पर परामर्श हेतु उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकता है। ठीक है, तो यस, एकदम सही बात है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिवेदित मत राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है, तो नहीं। बाध्यकारी होता है या नहीं होता है, इस चीज़ को अगर हम देखें तो दोनों ही मामलों में, जैसे कि उच्चतम न्यायालय का मत केवल परामर्शकारी होता है, ना कि न्यायिक घोषणा। इस प्रकार अगर राष्ट्रपति इसके लिए बाध्यकारी नहीं है, वह इस परामर्श को मान भी सकता है अथवा नहीं। ठीक है, हालांकि अगर हम ये देखें कि जो सरकार को अपने द्वारा निर्णय लिए जाने वाले मामले होते हैं और एक प्राधिकृत विधिक परामर्श जो प्रतिवेदन की कोई सुविधा देता है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कंपलसरी हो गया है ना, तो इसमें बाध्यकारी नहीं होता। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका केवल एक सही ऑप्शन ए। ठीक है, माने या ना माने वो राष्ट्रपति के ऊपर है, परामर्श दे सकता है, एडवाइजरी दे सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये करंट से है। हाल ही में सुर्खियों में रहा पीएम केयर फंड, जो कि कोरोना के टाइम पे आया था। ठीक है, कोरोना के टाइम पे एक कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ तो पीएम केयर्स फंड मोदी जी ने स्टार्ट किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक, प्रधानमंत्री इस कोष के पदेन अध्यक्ष हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओ सॉरी, ये सॉरी ये मैं, हाँ, प्रधानमंत्री इस कोष के पदेन अध्यक्ष हैं, एकदम सही। दूसरा, यह बजटीय अनुमोदन के साथ CSR योगदान देने हेतु माध्यम से वित्त पोषित है? नहीं। आम लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु RTI दायर की जा सकती है, क्योंकि इसे सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। तो ये भी ऑप्शन गलत है कि इसे RTI के तहत इसके जानकारी नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो केवल एक सही, तो एक है आपका बी ऑप्शन, बी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। भारत सरकार की ओर से विधिक रूप से अधिकृत सभी भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, भारत सरकार की ओर से विधिक रूप से अधिकृत सभी भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है। दूसरा, भारत के लोक लेखा से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना भी किया जा सकता है। ये भी एकदम सही बात है कि जो भारत के लोक लेखा से भुगतान होते हैं वो संसदीय विनियोग के बिना भी किए जा सकते हैं। तीसरी बात, भारत की आकस्मिकता निधि को भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के द्वारा धारित किया जाता है। ये भी एकदम सही बात है। तो तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज आंसर। ठीक है, 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में, मतलब करंट से है, सुर्खियों में रहे गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य निर्धारण FRP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर में पहला ऑप्शन है, यह चीनी मिलों के द्वारा गन्ना किसानों को दिए न्यूनतम मूल्य होगा। तो ये भी एकदम सही बात कि वो एकदम जो न्यूनतम मूल्य है उसके बारे में इसको डिसाइड किया गया है चीनी मिलों के द्वारा। ठीक है, दूसरा, इसे आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया है, एकदम सही। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब 1 और 2, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, 21वां क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में एक बात पूछ रहा है कि जो मंत्रिपरिषद होती है उसके संदर्भ में कि मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभिन्न विभागों से आवंटित करता है। ठीक है, क्या करता है, जो विभिन्न विभाग होते हैं उनको मंत्रियों को आवंटित करता है, एकदम सही बात है। दूसरा, मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है। क्या कह रहा है, हो सकती है। तो यस, मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है, हो ही जाएगी ये गलत है। ठीक है, हो सकती है। क्यों, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, इसलिए उसकी अगर मृत्यु या त्यागपत्र हो जाता है तो मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें एकदम सही हो जाएंगी। तो सी ऑप्शन इज
करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य सूची से संबंध संसदीय विधायन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। ठीक है, तो कौन सा सही है, ये बात पूछा है कि राज्य सूची पर राज्यसभा किस किस आशय पर प्रस्ताव पारित करती है। पहला, जब राज्यसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो संसद राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। ठीक है, तो एकदम सही बात है, संसद को उस टाइम पावर होती है कि वह किसी भी जो पॉइंट है, विषय है, उस पर विधि निर्माण कर सकती है। दूसरी बात, विधि तब तक लागू रहती है जब तक इसे संसद के किसी अधिनियम के द्वारा निश्चित नहीं किया जाता। तो ये बात आपकी गलत हो गई कि ऐसा नहीं होता कि जब कोई भी अधिनियम पारित होगा तभी वो निश्चित की जा सकती है। प्रस्ताव के लागू होने के 6 महीने की समाप्ति के पश्चात विधि समाप्त हो जाती है। कितने टाइम पीरियड के बाद? 6 माह के टाइम पीरियड के बाद बात स्वतः समाप्त। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट, यह समान विषयों पर विधि बनाने के लिए राज्य विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित करता है। तो यह भी बात आपकी गलत है, क्योंकि यह प्रावधान एक ही या समान विषयों पर विधि बनाने के लिए राज्य विधायिका की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है। ठीक है, लेकिन राज्य विधि और संसद विधि के मध्य असंगति के मामले को संसदीय विधि प्रभावी होती है, बस। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, तो मात्र एक ऑप्शन सही, ए इसका आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमाएं बाल्टिक सागर से स्पर्श करती हैं? ठीक है, तो बाल्टिक सागर जो अभी हाल ही में करंट में जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, तो आपको 3-4 चीज़ें पढ़ के जानी होंगी। काला सागर, बाल्टिक सागर, कैस्पियन। ठीक है, इन सब से क्वेश्चन बनेंगे और इनकी सीमाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाल्टिक सागर की किस किस से सीमा स्पर्श करती है, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका एस्टोनिया करती है, लिथुआनिया ये भी करती है, और आपका रशिया ये भी करती है, लेकिन चेक गणराज्य ये नहीं करती। तो आपका आंसर हो गया 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3। क्यों? क्योंकि बाल्टिक सागर जो रूस है और जो यूरोपीय संघ के 8 देश हैं, मैं अगर नाम लिखूं उनके, डेनमार्क, स्वीडन, फिर आता है आपका फिनलैंड, फिर आता है आपका एस्टोनिया ये है, फिर आता है आपका लाटविया, फिर आता है आपका लिथुआनिया, फिर आता है रूस, मैंने जो बता ही दिया, फिर पोलैंड। ठीक है, फिर आता है आपका जर्मनी। तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, ये हो गए आपके यूरोप के, और एक रूस हो गया आपका एशिया का। तो ये 9 देश हैं जो कि किससे सीमा टच करते हैं? बाल्टिक सागर थे 9 देश। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिए जाने का मापदंड नहीं है? ठीक है, तो राष्ट्रीय दल किसे मान्यता नहीं दी जाएगी, किस दल को? तो ये वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, यह किसी 4 या 4 से अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% और लोकसभा के साधारण निर्वाचन के 4 सीटों को प्राप्त करता हो, तो उसे नहीं दिया जाएगा, है ना। तो इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि उसको दे दिया जाता है। फिर दूसरा, यह लोकसभा के साधारण निर्वाचन में कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटों की हासिल करे, ये भी दिया जाता है। इसे कम से कम 4 राज्यों में एक स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ये भी दिया जाता है। यह साधारण निर्वाचन में कम से कम 4 राज्यों में डाले गए वैध मतों का 8%, नहीं ये गलत हो गया,
यहाँ पे 8% नहीं होता है, यहाँ पे उसकी जो सीमा होती है अगर हम इसके बारे में देखें तो राज्यों के जो लोकसभा के साधारण निर्वाचन अथवा राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन में डाले गए कुल वैध मतों का 8% प्राप्त करना राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने में से एक होती है। ये राष्ट्रीय स्तर नहीं है, वो राज्य स्तर है। ठीक है, क्या है? राज्य स्तर। ठीक है, राज्य स्तर की पार्टी के लिए वो कंपलसरी होता है, ना कि राष्ट्रीय स्तर की। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा वार्षिक बजट का है? तो इसका आंसर सीधा सीधा 110। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम FPTP को अंगीकृत किया। निम्नलिखित में से कौन सा इसे अंगीकृत करने के कारण नहीं है? ठीक है, तो FPTP को अंगीकृत किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा इसको अंगीकृत किए जाने का कारण नहीं है? ठीक है, तो ये बताना है कि कौन सा कारण आपका इसको नहीं आता। ठीक, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एक जटिल व्यवस्था है जो किसी छोटे देश को प्रभावी हो सकती है, लेकिन भारत जैसे बड़े देशों पर प्रभावी होना नहीं, ऐसा नहीं है। तो ए नहीं होगा। फिर दूसरा, FPTP को संपूर्ण निर्वाचन प्रणाली आम मतदाताओं के लिए समझने में अत्यंत आसान है। यस, ठीक है। FPTP निर्वाचन एक क्षेत्र अधिकार प्रणाली और प्रतिनिधि किसी एक क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी ठीक। फिर आते हैं FPTP मतदानों के प्राय किसी एक दल को चुनने के लिए कहा जाता है और प्रतिनिधियों के निर्वाचन दल की सूचियों के आधार पर किया जाता है। तो ये आपका नहीं होगा इसका कारण। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही ऑप्शन? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, नहीं, ऐसा कोई मतलब 6 साल का कोई टेन्योर नहीं लिखा हुआ है उसमें। कितना लिखा हुआ है उसके? 65 साल की एज तक। ठीक है, 65 साल की एज तक वो बना रहेगा। ठीक है, अगर संविधान के बिहाफ पे देखा जाए कि संविधान में उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश है उसका कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, हालांकि इस संदर्भ में संविधान ने निम्नलिखित 3 प्रावधान देता है। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बना रहेगा। उसकी आयु के संबंध में उत्पन्न किसी भी प्रश्न का निवारण ऐसे प्राधिकारी के द्वारा या ऐसी रीति से किया जाएगा जिसे संसद द्वारा अवधारित किया जाएगा। फिर दूसरी चीज़, वह राष्ट्रपति को संबोधित लेख के द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करके अपना पद दे सकता? नहीं। किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, तो आपका ये सवाल जो है इसके दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार निम्नलिखित में से किन तक विस्तृत है? पहला, जो राज्य विधानमंडल है उसका विशेषाधिकार कहाँ तक है? सही उत्तर बताना है आपको। ठीक है, तो जो आपका पहला है राज्यपाल, नहीं। दूसरा, विधान परिषद के सभापति, यस। विधानसभा के सदस्य, यस। विधान परिषद के सदस्य, यस। राज्य के महाधिवक्ता, यस। तो आपका 2, 3, 4, 5 मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल इसमें नहीं आता है, विधानमंडल के विशेषाधिकार जिनमें विस्तारित होते हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यसभा के उपसभापति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के उपसभापति के बारे में अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके जो पावर्स हैं या उनके बारे में जो बात कही जा रही है उसके बारे में बात करते हैं कि कौन सा सही है। वह राज्यसभा के सभापति के द्वारा चयनित एक नियुक्त किया जाता है। ठीक है, क्या वह चयनित या नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? राज्यसभा के सभापति के द्वारा, नहीं। वह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ होता है, ये भी बात गलत है कि वह किसी
सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, वह प्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो 1 और 2 दोनों ही गलत, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ई शांता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक विपणन स्थान है जो जल कृषकों और निर्यातकों को जोड़ने के लिए मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो एकदम सही बात है। दूसरा, इस मंच के शुभारंभ है कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा किया गया। नहीं, उसको कृषि और किसान मंत्रालय के द्वारा नहीं किया गया, उसको कहा गया है भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार के वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय। तो दूसरा ऑप्शन गलत, सिर्फ और सिर्फ एक सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। परिसीमन आयोग के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। वह संसद के अध्यान्वित परिसीमन अधिनियम की गठित एक स्थायी निकाय है। यही गलत हो गया कि वह स्थायी निकाय है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि परिसीमन आयोग स्थायी निकाय नहीं है, तो ए ऑप्शन इज गलत, तो आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। इसे लोकसभा और राज्यसभा के विधानमंडलों की सीटों का आवंटन करने का प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरा, इसे वास्तविक संचालन के लिए प्रावधान जैसे संसद की सदस्यता हेतु अर्हताएं और निहर्ताएं शामिल हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ही करेक्ट है इसमें, कि इसे सीटों का आवंटन करने के लिए कोई भी वो नहीं है पावर। इसे सिर्फ और सिर्फ उनके जो सदस्यों की अर्हताएं होती हैं और निहर्ताएं होती हैं उनको ही संचालित किया जा सकता है इसके द्वारा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, केवल 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित मामलों में से किसे राज्यपाल अपने संवैधानिक विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, किसमें? ठीक है, तो राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों के बारे में पूछा गया है। सही उत्तर बताना है आपको। यदि मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया है तो राज्य विधानसभा का विघटन करना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए सिफारिश करना। यस, राज्यपाल ही सिफारिश करेगा। तीसरा, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। नहीं, ये भी नहीं है। चौथा, राज्य के प्रशासनिक मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना। एकदम सही, तो 2 और 4 सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे 2+2 संवाद में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2+2 संवाद जो कि अमेरिका के साथ भी हुआ, ठीक है, और कई देशों के साथ होता आ रहा है अब, और इसके बारे में आपको अब क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो सही ऑप्शन चुनना है। यह 2 राष्ट्रों के राष्ट्र अध्यक्षों और विदेश मंत्रालयों के बीच एक संवाद तंत्र है। तो इसका अगर देखा जाए तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाल ही में आप देखेंगे कि जो एक सेकेंड, हाँ, हाल ही में आप देखेंगे कि भारत और रूस के बीच में 2+2 की मंत्रिपरिषद का संवाद हुआ है। और इसमें अब चीज़ों को ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो विदेश मंत्री हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं वही शामिल होते हैं। इसमें आपके रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, ये शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, रक्षा मंत्री आएंगे, रक्षा मंत्री। ठीक है, फिर ये अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने 2+2 मंत्रिपरिषद का संवाद किया है, तो ये भी गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया रूस के साथ हाल में ही हुई है, उसके साथ साथ जापान के साथ भी हमने की है, और उससे पहले हमने अमेरिका के साथ की थी। तो ये आपके हो जाएगा 3 देश, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से किसने सदन का पीठासीन अधिकारी उनका पदेन अध्यक्ष होता है? ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा जो पीठासीन अधिकारी होता है उसका पदेन अध्यक्ष होता है कौन सी समिति का? तो उत्तर सही बताना है आपको। सामान्य प्रयोजन समिति, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति या आचार समिति। ठीक है, तो आपको बताना है। तो सामान्य प्रयोजन समिति का होता है यस, नियम समिति का होता है यस, कार्य मंत्रणा का यस, आचार समिति का नहीं। तो 3 का होता है 1, 2 और 3। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं? किसके निर्वाचन में जो विधानसभा होती है स्टेट की उसके सदस्य भाग लेते हैं? सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो आपका विधान परिषद के सदस्यों में लेते हैं, राज्यसभा के सदस्य में लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति में लेते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति में नहीं लेते। तो चौथे में नहीं लेते, 1, 2, 3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। संसद के प्राक्कलन समिति से क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है। इसका गठन सर्वप्रथम 1950 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों पर किया गया था। तो आपका ये जो कृष्ण मेनन समिति थी उसकी सिफारिश पर नहीं किया गया था, तो ये इसका आपका आंसर गलत हो जाएगा। जॉन मैथाई की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, जॉन मैथाई। ठीक है, इसे संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं? नहीं, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं जो कि मात्र लोकसभा के होते हैं, आपके लोकसभा ओनली। ठीक है, ओनली। फिर आते हैं अगले पे, किसी मंत्री को इसके सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जा सकता है लेकिन इसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी गलत है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी मंत्री को समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया जाए, वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके तीनों ही ऑप्शन गलत, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत नगर पालिकाओं की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। ठीक, तो आपका यह अधिनियम प्रत्येक नगर पालिका के लिए 5 वर्षों के कार्यकाल का प्रावधान करती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि 74वें जो संविधान संशोधन था वो 5 वर्षों के कार्यकाल का प्रावधान करती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विघटन पर गठित कोई भी नगर पालिका होती है तो उसकी अवधि शेष भाग के लिए ही रहती है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ओ सॉरी मैं थोड़ा किसी और चीज़ के बारे में बता दिया आपको कि हाँ, पहला ऑप्शन है आपका, यदि अधिनियम प्रत्येक 5 वर्षों के, यस, ये भी आपका सही है कि 5 वर्षों के लिए होती है, क्योंकि आपको पता है जो पंचायत होती हैं, पंचायत व जो आपकी नगर पालिकाएं हैं, जो नगर पालिका है आपकी, इनका टेन्योर कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है, कितना होता है? 5 वर्ष। तो आपकी जो ऑप्शन 1 और 2 हैं वो दोनों ही सही हो जाएंगे और आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर मैं टिक कर देता हूँ, सी। अगला क्वेश्चन है 39। एक तरफ आपके सुर्खियों में रहे स्थान है और दूसरी तरफ उनके देश हैं। ठीक है, तो पहला है जाकरलुंग घाटी। जाकरलुंग घाटी कहाँ पे है? जाकरलुंग घाटी आपकी पड़ती है भूटान में। ठीक है, जाकरलुंग कहाँ पड़ती है? भूटान में। तो पहला सही है। फिर आते हैं आपके मांडेले। मांडेले कहाँ पड़ती है? म्यांमार में पड़ती है, एकदम वो भी सही है आपका। फिर तीसरा आता है सोनितपुर। सोनितपुर नेपाल में? नहीं, सोनितपुर नेपाल में नहीं पड़ती है। ठीक, तो सोनितपुर का अगर हम देखें तो सोनितपुर कहाँ पड़ती है? सोनितपुर पड़ती है आपकी असम में, मतलब भारत में। ठीक है, तो केवल 1 और 2 सही, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थानीय सरकार के लिए केंद्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। इसका गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश से किया गया था। ठीक, तो एकदम सही बात है। दूसरी, आपकी
अपनी जो स्थापना के बाद यह केवल शहरी स्थानीय स्वशासन के मामलों का ही निपटारा करती है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। तीसरी बात, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, तो यह भी एकदम सही बात है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 और 3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा के विघटन होने पर निम्नलिखित कथनों दिशाओं में कोई भी विधेयक व्यंपगत नहीं होता है। ये क्वेश्चन पूछा है कि जो लोकसभा में अगर विघटन हो जाता है तो उसके जो विधेयक होते हैं उनका क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, सही उत्तर बताना है। विधेयक राज्यसभा में लंबित हो किंतु लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया हो। ठीक है, तो इसमें ये सही बात है। फिर दूसरा, विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित किया गया हो किंतु राज्यसभा में लंबित हो, तो ये आपकी गलत है। विधेयक दोनों सदनों में पारित कर दिया गया हो किंतु राष्ट्रपति के सदन के पुनर्विचार के लिए लौटा दिया गया हो, ये भी ठीक है। विधेयक लोकसभा में लंबित हो और इसे राज्यसभा के द्वारा परिपोषित कर दिया गया हो, तो ये भी, तो मतलब 1 और 3 सही, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय से क्वेश्चन फिर से है, कौन सा सही है, ऑप्शन ये आपको चुनना है। भारत राज्य सहकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित भारत के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। नहीं, ये नहीं है इसका आंसर। ये ऑप्शन नहीं है इसका। ये आपका 1935 का जो अधिनियम था, ये कौन सा है, 1935 का जो अधिनियम था वो उसके बिहाफ पे है। दूसरा ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार अपने पूर्ववर्ती न्यायालय के क्षेत्राधिकार की तुलना में कम था, तो ये भी आपका सही ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उससे फिर उसकी वैल्यू बढ़ी थी, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा, भारत के संविधान दिल्ली के उच्चतम न्यायालय के स्थान को घोषित करता है। यस, ये आपका सही ऑप्शन है, केवल 3, वो घोषित करता है कि दिल्ली उसका क्या होगा, वो उसका कार्य क्षेत्र का जो एरिया होगा वो वही होगा दिल्ली। ठीक है, आर्टिकल 130 में ये प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 130। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में यह क्वेश्चन है कि सही आपको पॉइंट बताना है। वह राज्य की आकस्मिक निधि के अग्रिम दे सकता है। ठीक है, एकदम वो आकस्मिक निधि से अग्रिम दे सकता है। यस, जुर्माने या अन्य वित्तीय शक्तियों को अधिरोपित करने वाले विधेयक केवल राज्यपाल की सिफारिशों से ही राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वह किसी विधेयक या धन विधेयक के रूप में विनिश्चित करने हेतु अंतिम प्राधिकारी होता है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो 2 और 3 गलत हैं अगर देखा जाए तो, केवल एक सही है, केवल एक, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में भारत की करेंसी मेंटोपोलिट मुद्रा से छेड़छाड़ करने वाले देश की निगरानी सूची में बनाए रखा गया करेंसी मैनिपुलेटर्स निगरानी सूची में कौन जारी करता है। ठीक है, तो 44 का जो मतलब आपका आंसर होगा वो इसमें कट गया है, तो इसका आंसर होगा आपका तो अमेरिका की एक जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी अगर डॉलर के हिसाब से उसमें देखी जाती है उसकी वैल्यू, तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। अमेरिका का ट्रेजरी विभाग है, उसकी एक सूची आती है जिसका नाम है करेंसी मैनिपुलेटर्स निगरानी सूची। ठीक है, अमेरिका की ट्रेजरी विभाग के द्वारा, अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में पूछा है कि उत्तर बताएं कौन से उसके कार्यों का सही वर्णन करता है। तो वह सदन के सत्र को आहूत करता है। ठीक है, और उसका सत्तावसान करता है, तो ये बात बोली जा रही है, तो ऐसा नहीं है। दूसरा, वह किसी सदस्य के नियम विरुद्ध आचरण के लिए सदन में चलाए जाने के लिए निर्देश दे सकता है। यस, ये कर सकता है।
उसे किसी सदन ने निलंबन को निरस्त करने का अधिकार है, नहीं ये भी नहीं है। तो केवल 2 ही इसका सही आंसर हो सकता है, तो केवल 2 मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी हो गया इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नगर निगम के संदर्भ में, नगर निगम से क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार करें कौन सा सही है। नगर निगमों का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि जैसे बड़े नगरों के प्रशासन के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है आपका किसी राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक तरह के समान अधिनियमित होते हैं, नहीं ये नहीं है, ये सही है आपका। तीसरा, नगर निगम 3 प्राधिकरण होते हैं, नामतः परिषद, स्थायी समिति और आयुक्त। यस, ये आपका सही है कि 3 भाग में उसको डिवाइड किया जाता है, परिषद, स्थायी समितियाँ और आयुक्त। तो केवल 1 और 3 सही, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र और के द्वारा उद्ग्रहित किंतु राज्यों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो ऐसे कौन सा कर हैं जो कि केंद्र के द्वारा तो उद्ग्रहित किया जाता है और राज्यों के द्वारा संग्रहित किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपको देना है, पहला ऑप्शन है विनियम और विपत्रों का स्टाम्प शुल्क। ठीक है तो यस, ये लिया जाता है। दूसरा है अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान साल का प्रशुल्क, नहीं ये नहीं होता है। खनिज संबंधी प्राधिकारों, तो ये भी नहीं होता है। तो केवल सिर्फ और सिर्फ एक ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, जो कि केंद्र के द्वारा उद्ग्रहित किया जाता है और राज्यों के द्वारा संग्रहित, केवल एक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायती राज संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों में से किसे सबसे पहले गठित किया गया था। तो पंचायती राज संस्थानों के बिहाफ पे क्वेश्चन बताना है, तो सबसे पहले अशोक मेहता समिति को ही किया गया था। ये सारे की सारी बच्चों को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, अशोक मेहता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आपूर्ति मतलब श्रृंखला सुंदरता पहल का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया वह निम्नलिखित देशों में से किसके बीच की एक पहल है। ठीक है, तो बताना है कि आपूर्ति श्रृंखला सुंदरता पहल किन किन देशों के बीच की एक पहल है। तो इसमें सही उत्तर बताना है आपको। तो आपका भारत है, यस। फिर आता है आपका, इसमें एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है आपका जापान। ठीक है, तो ये 3 देश तो हैं, तो 1 4 5, 1 4 और 5। ठीक है, तो आपकी हो गई 1 4 5, इसका सही आंसर हो गया बिल्कुल। ठीक है, तो आप इसको, डी ऑप्शन है इसका आंसर, इसका बी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन प्रक्रिया में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। संविधान के अनुसार विघटन जो लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन के पुनः आहूत किए जाने के बीच में 6 माह से अधिक का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एकदम सही बात है। दूसरा, निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद ही आचार संहिता लग जाती है, ये भी एकदम सही बात है। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 और 3, 1 और 2 सही, सी ऑप्शन। ठीक है, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध है। ठीक है, संसद के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पर कौन सा बैन लगा हुआ है। तो इसमें आपका आंसर होगा, राष्ट्रपति लद्दाख के सुशासन हेतु संसद के किसी भी अधिनियम को संशोधित कर सकता है, यस। अधिक राष्ट्रपति के निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई भी अधिनियम किसी अनुसूची पर लागू नहीं होगा, नहीं ये बात नहीं है। फिर तीसरा है, असम का राज्यपाल अगर यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम किसी जनजाति क्षेत्र पर लागू नहीं होगा, यस। असम को ये पावर है, असम के राज्यपाल को, कि वह संसद के किसी भी अधिनियम को किसी जनजाति के क्षेत्र पर लागू नहीं होने देगा, ऑर्डर दे सकता है। तो 1 और 3 इसका सही आंसर होंगे, तो 1 और 3 सी ऑप्शन में। ठीक है, 1 और 3 सही बताना था, तो 1 और 3 सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के संदर्भ में विचार करें कि कौन सा सही है। सूचकांक प्रतिवर्ष विदाउट बॉर्डर रिपोर्ट्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो एकदम सही
ये आपकी एक स्वीडन इसमें फर्स्ट नंबर पे आया है, ठीक है। तो टोटल कितने देश हैं इसमें? 180 देश आते हैं टोटल, और इंडिया इसमें है 142वीं पोस्ट पे। इंडिया कौन सी पोस्ट पे है? 142वीं। स्वीडन फर्स्ट है। वर्ष 2016 में भारत की रैंक लगातार सुधार हुआ है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भारत की रैंक का सुधार हुआ है, तो ये गलत जवाब है। केवल एक इसका सही आंसर है ना। केवल एक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ऑप्शन ए सही। अगले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्थान PRIS के राजस्व का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो आपको स्रोत नहीं है वो बताना है। पंचायत का कौन सा आर्टिकल है? 9वां भाग है, और आर्टिकल नंबर 243 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए उसके ऑप्शन पे चलते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघ सरकार से प्राप्त अनुदान, नो, ये तो होता है। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधार से राज्य से हस्तांतरण, ये भी होता है। राज्य सभाओं के प्रत्यक्ष स्वामित्व वाले खनिजों के बिक्री से अर्जित राजस्व, नहीं, ये नहीं होता है। आंतरिक संसाधन सृजन और कराधान और गैर सरकार कराधान के प्रावधान शामिल, ये भी होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्वाचन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि निर्वाचन प्रणाली की कौन सी इसमें से विशेषता नहीं है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, कमजोर वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व, तो ये भी है। सीमित राजनीतिक प्रतिशत, ये नहीं है। सी, एक मन एक मत एक मूल्य, ये भी है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग मतपत्रों और पेटियों के स्थान पर मतों के दर्ज करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक मत पेटी प्रणाली की तुलना में ईवीएम्स के निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? सही उत्तर बताना है कि ईवीएम का लाभ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो अन्य अमान्य मतों की संभावना समाप्त कर देता है, यस। अन्य मतगणना की प्रतिक्रिया को बहुत तेज कर देता है, यस। किसी मुद्रण में लागत करने की शून्य कर देती है, क्योंकि प्रत्येक मतदान हेतु मतपत्र के लिए केवल एक ही शीट की आवश्यकता होती है। तीनों सही। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। किसी भी विशेष मामले में सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे सदन के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये एक निंदा प्रस्ताव की तरह होता है, जो कि मतलब राज्य सरकार में नहीं लाया जा सकता। केवल किस में लाया जा सकता है? लोकसभा में, ठीक है। ओनली लोकसभा में लाया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। नहीं, इसमें 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सदन में सामान्य काज को बाधित करता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन ऑप्शन पे चलते हैं। इसके अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार के प्रश्न से संबंधित मामले को उठाया जा सकता है, यस। इसमें संबंधित नहीं, इसका आंसर ये भी गलत है। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन, यस। ये इसका आंसर बी इसका सही है, क्योंकि 50 सदस्यों के इसमें कम से कम वोट होना इसके लिए ज़रूरी है। तो 20 का करेक्ट है। केवल 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। केवल 2, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 क्वेश्चन है। जिला योजना समिति DPCS के जो होती हैं जिला योजना समितियाँ, उनके संदर्भ में बात करनी है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना की समिति का गठन करता है, यस। जिला योजना समिति 4/5 सदस्यों के एक निर्वाचन किया जाता है, यस। इसमें समितियों के निर्वाचन सदस्यों का प्रतिनिधित्व तो जिले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या अनुपात के रूप में अनुरूप होता है, यस। संविधान ऐसी समितियों के अध्यक्ष का निर्वाचन की रीति का उपबंधित करता है, यही ऑप्शन इसका गलत है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, डी। 58 भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि दल परिवर्तन के आधार पर कौन सी निहिरताओं के कारण नहीं बनेंगे, ठीक है। दल परिवर्तन का कौन सा कारण नहीं बनेगा। फिर इसका अगर हम आंसर देखें
कि यदि कोई सदस्य स्वैच्छिक रूप से उस राजनीतिक दल का स्वतः ही त्याग देता है तो इसका टिकट वह सदन के लिए चुना जाता था। ठीक है, ओके, ये होता है। यदि कोई सदस्य सदन राजनीतिक दल के विहिप के विरुद्ध मतदान करता है तो ऐसे मतदाता को राष्ट्रीय दल के द्वारा 15 दिन से भीतर क्षमादान ना दिया गया। ओके, ये भी सही है। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गया, ये भी होता है। यदि कोई मनोनीत सदस्य विधायिका के सदस्य बनने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो, यस, ये ऐसा पॉइंट है जिसके बिहार पे कोई भी दल परिवर्तन के बिहार उस पर कारण नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद में धन विधेयक से क्वेश्चन है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उसमें सही ऑप्शन को चुनाव करें। भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है? नो, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है, वह संसद के धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकता? यस, नहीं कर सकता, है ना। फिर अगला है, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति निर्धारित कर सकता है लेकिन उसे सदनों को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। एकदम सही बात है कि वह विचार के लिए दोबारा नहीं लौटा सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सी इसका आंसर हो जाएगा, सी इसका आंसर 30। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 60वां क्वेश्चन। लोक अदालत के संदर्भ में कथनों पे विचार करें। लोक अदालत को विधिक रूप में अगर सही बताना है, लोक अदालत को विधिक रूप सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? वैधानिक दर्जा। किसके बिहाफ पे? लोक सेवा अदालत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के बिहाफ पर। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है। दूसरा, लोक अदालतों के पास न्यायालय में दायर किए गए जाने के पूर्व प्री लिटिगेशन स्टेज के मुकदमे का निपटान का अधिकार है। तो 1 और 2 दोनों ही सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में ये क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है, ये आपको वो बताना है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अहर्त होना चाहिए। रेस्ट एकदम सही। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित या बीमार होता है तो उसके कार्य का निर्वहन करने के लिए असमर्थ हो जाता है तो राष्ट्रपति केवल 6 माह की अवधि, जो अधिकतम अवधि होती है, उसके रूप में कार्य करता है। एकदम सही। राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है। एकदम सही। उपराष्ट्रपति का पद विधेयता अनुक्रम में भारत के प्रधानमंत्री के बाद आता है। नहीं, ये आपका गलत हो गया ऑप्शन कि प्रधानमंत्री के बाद आता है, वो आपका ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भारत से पहले आता है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसका गलत है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान आकर्षक प्रस्ताव संदर्भ में जो विचार है उस पर विचार करना है कि कौन सा सही है। किसके बारे में? ध्यान आकर्षक जो प्रस्ताव आता है उसके बारे में। ठीक है, इसे राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने हेतु प्रस्तुत किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसे राष्ट्रपति को जो महाभियोग चलाए जाते हैं उस पर उसके लिए लाया जाए, लेकिन इसे जो लाया जाता है वो लाया जाता है जो अब विलंबनीय जो सार्वजनिक महत्व के मामले होते हैं उस पर। ठीक है, मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन है, ये संसदीय प्रक्रियाओं में एक भारतीय नवाचार है। एकदम सही बात। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति की विशेषता है? संसदीय समिति की विशेषता बतानी है कि और उसका सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो यह संसद के सदन के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा इसे लोकसभा के अध्यक्ष में सभापति का नाम निर्देशित किया जाता है। एकदम सही। यह भारत के राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपती है। नहीं, इसका प्रतिवेदन इसका एक सचिवालय है जिसकी व्यवस्था संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा रहती है। नहीं, केवल एक सही होगा, तो मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें, कौन सा सही है कथन? ठीक है, ग्राम न्यायालयों के बारे में बात कर रही है। इसके पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श पर राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो ये एकदम सही बात है। यह एक चल न्यायालय मोबाइल कोर्ट के और फौजदारी और दीवानी दोनों के मामले देख सकता है। तो ये भी एकदम सही बात है। 1 और 2 सही, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर बात करनी है और सही अपने पॉइंट्स बताने हैं। यह अधिनियम प्रत्यर्पण संधि को भारत के द्वारा किसी विदेशी राज्य के साथ की गई संधि या समझौते के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें 15 अगस्त 1947 से पहले की गई संधियां सम्मिलित हैं। ठीक है, क्या है? सम्मिलित हैं। तो एकदम सही बात है। अधिनियम के अंतर्गत जांचाधीन एवं विचाराधीन अपराधियों के मामले भी प्रत्यर्पण अनुरोध किए जा सकते हैं, ये भी इसमें दिया गया है। फिर तीसरी बात कही है, भारत के गृह मंत्रालय प्रत्यर्पण के लिए नोडल एजेंसी का काम करेगी, नहीं, इसमें गृह मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी का काम नहीं करेगी। इसमें कौन करेगा नोडल एजेंसी का काम? विदेश मंत्रालय इसका क्या करेगा? नोडल एजेंसी का काम करेगा। क्या करेगा? विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 सही हो गए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नगरीय शासन के प्रकारों में से एक टाउनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सही है। ठीक है, इसे बड़े सार्वजनिक उद्योगों के द्वारा अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को नगद सुविधाएं प्रदान करने हेतु किया जाता है। ठीक है, तो इसमें एकदम सही बात है, यस, उसी के लिए किया जाता है। दूसरा, राज्य सरकार टाउनशिप के प्रशासन प्रबंधन हेतु एक नगर प्रशासन की नियुक्ति करता है। एक नगर प्रशासन की नियुक्ति करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। इसमें कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है, इसमें निर्वाचित सदस्य नहीं होता है, एकदम सही बात। तो 1 और 3 सही है, 1 और 3, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी में क्या दिया है? 1 और 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 67, अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब अध्यादेश से क्वेश्चन है और राष्ट्रपति की पावर के बारे में है कि कौन सा सही है। तो इसके द्वारा संसद के किसी भी अधिनियम को निरसित या संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो एकदम सही बात है। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है, यस, ये भी सही बात है। इसे सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची पर परिगणित विषयों पर जारी किया सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब इसे सामान्य विषयों पे दिया जाए। अगर आपको देखा जाए तो अध्यादेश कौन से आर्टिकल से दिया जाता है? आर्टिकल नंबर 123। ठीक है, तो इसका 1 और 2 सही, केवल ए ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक लेखा समिति तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा सही है? ठीक है, लोक लेखा समिति के बारे में कथन दे रखे हैं और कौन सा सही है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसका गठन सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था, तो ये एकदम गलत। 1935 नहीं, 1921 में ही इसका गठन कर दिया गया था, तो एक ऑप्शन गलत हो गया। किसी मंत्री को इसके सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जाता, ये एकदम सही है। किसी भी मंत्री को इसके सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जाता। अगर लोक लेखा समिति का स्ट्रक्चर देखें तो 15 + 7 होता है, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा। इस समिति के राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं है, वो प्राक्कलन समिति है। इस सदस्य संसद की सबसे बड़ी समिति नहीं, इसमें 12 होते हैं, मात्र 22 होते हैं, बाकी का प्राक्कलन समिति में 30 होते हैं, वो सबसे बड़ी समिति है। तो इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन इज करेक्ट। निम्नलिखित का परिच्छेद पर विचार कीजिए। ठीक है, यह अभ्यारण्य पूर्वी हिमालय के वैश्विक जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट के अंतर्गत शामिल है और ये उन्त्रेव जो नदी है उसके आरक्षित वन अभ्यारण्य की पश्चिमी सीमा निर्मित करती है। इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। हाल ही में इस अभ्यारण्य के समीप भारत का सबसे पहला बांस पर निवास करने वाला चिपचिपे चकती नुमा पैरों वाला चमगादड़ पाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो ये कौन से अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं? ये अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है आपका नोकखाईलैम वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये आपका है नोकखाईलैम वन्यजीव अभ्यारण्य।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्मित मत सर्वेक्षण 17वां क्वेश्चन है आपका। निर्मित मत सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही आंसर बताना है। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हाँ, निर्मित मत सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि कौन सा सही है। ठीक है, चलिए। एग्जिट पोल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्जिट पोल, ठीक है, एग्जिट पोल। एग्जिट पोल के संदर्भ में एक जनमत सर्वेक्षण होता है। किसी निर्वाचन में एक राजनीतिक दल या उम्मीदवारों की पहचान के संबंध में मतदाताओं को कैसा व्यवहार प्रदर्शित किया गया है, तो एकदम सही है। ठीक है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति कोई निर्मित जो एग्जिट पोल नहीं करेगा और उसके परिणाम को निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित निर्वाचन अवधि के दौरान प्रकाशित नहीं करेगा, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 71वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन आवर से रिलेटेड है, तो इस चीज़ पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। संसद सदस्यों के पूर्व सूचना दिए बिना उठाने वाले समक्ष बनाए हेतु वे संविधान में शून्य काल का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। संसद का प्रश्नकाल के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों के लिए केवल मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है ताकि पूरक क्वेश्चन पूछे जा सके, तो ये भी उल्टा दे रखा है। तो 1 और 2 दोनों ही गलत है ना, तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। जब हम पॉलिटी की क्लास पढ़ रहे होंगे मतलब, तो आप उसमें देख सकते हैं, तो ये दोनों ही पॉइंट गलत हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्तें होनी चाहिए। जिला न्यायाधीश की बात चल रही है, सही उत्तर बताना है। वह संघ या राज्य सरकार की सेवा में पहले से ही नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह 7 वर्ष तक की अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो। तीसरा, उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के द्वारा सिफारिश की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों ही बातें ऐसी हैं जो कि उसे कंपलसरी फुलफिल करनी होंगी, इसीलिए ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73वां क्वेश्चन, संसदीय कार्रवाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, प्रत्येक सही बताना है संसदीय कार्रवाइयों के बारे में। प्रत्येक सदन में गणपूर्ति पीठासीन अधिकारी को छोड़ के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। ठीक है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, उनको छोड़ के नहीं होता है, टोटल उसी के साथ में जोड़ के किया जाता है। कोई सदस्य भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषा में ही सदन को संबोधित कर सकता है, तो ये भी गलत बात है। तो किसी भी भाषा में, किसी भी बोली में अपना संबोधन कर सकता है। तो 1 और 2 दोनों ही गलत, मतलब आपका डी ऑप्शन। ठीक है, सॉरी। चौहत्तरवें क्वेश्चन पे चलते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब नोटा। नोटा के बारे में क्वेश्चन पूछा है, ये नन ऑफ द अबव है ना। नोटा की फुल फॉर्म क्या है? नोटा अगर मैं लिखूं तो N फॉर नन, O फॉर अबव, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, सॉरी। अगले को इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस पे चलते हैं। सही ऑप्शन बताना है हमको। ठीक है, तो इस विकल्प में मतदाता अपने मत की गोपनीयता बनाए रखने हेतु उम्मीदवारों को मत ना देने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है। दूसरा, उम्मीदवारों की जमानत राशि वापस करने के लिए नोटा विकल्प डालने के मतों को डाले गए कुल मतों का वैध मतों की गणना में शामिल नहीं किया जाता। ठीक, बी ऑप्शन भी इसका एकदम सही है। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिया है कि भारत का निर्वाचन आयोग इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है EVMs, उसके मत पत्रों पर नोटा का विकल्प देगा।
ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, तीनों। अगला क्वेश्चन है, संसद के निम्नलिखित तरीकों से किसके माध्यम से सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास होता है? तो सही उत्तर बताना है। तो आपका निंदा प्रस्ताव पारित करके एकदम सही, धन्यवाद नहीं, धन्यवाद प्रस्ताव करके नहीं होगा, औचित्य का प्रश्न उठाकर ये भी नहीं होगा। तो केवल एक के द्वारा क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव पास होता है, ठीक है। इसमें जो दिया गया है उसके बेहाफ पे, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका हो गया ऑप्शन ए, इसका हो गया ऑप्शन डी, ठीक है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से, अब ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि उसके कथनों में सही नहीं है, नहीं है बताना है। वह इस शक्ति का प्रयोग अपने विवेकानुसार कर सकता है। दूसरा, उसकी जो निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है। यस, एकदम सही बात है। दया याचिकाओं को मौखिक सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है, ये भी सही बात है। वह अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी सही बात है। तो गलत क्या है, केवल एक, वह शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसे संसद के द्वारा जो होती है वो उसे मतलब गाइड किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार की गई सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, ठीक है। तो ये एकदम सही बात है, बाध्यकारी होती है। दूसरा, संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती, ठीक है, जांच नहीं की जा सकती, तो ये भी एकदम सही बात है। तीसरे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी, लोक संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, नहीं, ये गलत बात है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के प्रति। तो केवल एक और दो सही, इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, एक और दो, ठीक है, इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल को अपने पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेना, प्रतिज्ञान करना आवश्यक है, इसमें सही बताना है। राज्यपाल के संदर्भ में क्वेश्चन है ये। दूसरा है, संसद की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, ठीक है। तो ये बात आपकी एकदम गलत हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो तीसरी अनुसूची में इसका नहीं है ऐसा कि शपथ और उसका प्रतिज्ञान शामिल हो, ठीक है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले पॉइंट पर। राज्यपाल के पद की शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, ये भी सही, राज्यपाल का ये भी सही। तो 1 और 3 मतलब आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अपूर्णीय टोकन है ना, अपूर्णीय टोकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसको हम NFTs भी बोलते हैं। तो इसमें सही उत्तर बताना है आपको। तो NFT ऐसे टोकन होते हैं जिनका प्रयोग अद्वितीय वस्तुओं जैसे कला, संग्रहण वस्तुएं, यहाँ तक कि भू संपदा के स्वामित्व को दर्शाने हेतु किया जाता है। तो ये एकदम सही है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा, NFTs क्रिप्टो करेंसी की तरह विनिमय योग्य है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, केवल एक ही सही है इसका आंसर, केवल ए। 80वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आउटलुक के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में नए वाहनों की बिक्री 30% तक अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे। निम्नलिखित संगठनों के में से कौन सा इस रिपोर्ट को जारी करता है, ठीक है। तो वो ऐसा कौन सा मंच है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है? तो ये कौन करता है? ये करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है, इंटरनेशनल पावर एजेंसी, ठीक है। चलिए, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की वीटो पावर, ठीक है, राज्यपाल की वीटो पावर के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बिहाफ पे कौन सा सही है ये बताना है। वह धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित नहीं रख सकता, ठीक है, तो वो रख सकता है आर्टिकल
ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल 201 के बिहाफ पे वो आरक्षित रख सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, साधारण विधेयकों के मामले में केवल उसे निलंबन की वीटो पावर होती है, तो ये एकदम सही है, तो उसे निलंबन की वीटो पावर होती है। ठीक, तो केवल दो सही, मतलब आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही सुर्खियों में रहा न्यूयॉर्क अभिसेवन किससे संबंधित है? तो न्यूयॉर्क अभिसेवन जो आपका था वो आपका था पूरे विश्व में विदेशी मध्यस्थता की जो पंचायतों का मतलब परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए वो किया गया था। क्या किया गया था? न्यूयॉर्क अभिसेवन। ठीक है, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में रिट जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में क्वेश्चन है, रिट से रिलेटेड, तो कौन सा सही है वो आपको बताना है। उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अन्य नहीं है बल्कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के समवर्ती है, तो एकदम सही बात है। ठीक है, तो एकदम सही बात है ये। एक सेकंड होल्ड रखिए, मतलब एक सेकंड रुकिए, मैं इसे चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ठीक है, तो हमने पहला ऑप्शन देख लिया था। फिर दूसरा है, उच्चतम न्यायालय का जो रिट क्षेत्राधिकार होता है वो उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में व्यापक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो केवल ऑप्शन एक ही सही है इसमें, केवल ए इज़ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 84वें क्वेश्चन पे। मात्र हमारे 16 क्वेश्चन रह गए हैं और मतलब आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, 84वें क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद की जो संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संयुक्त बैठक के बारे में ये बात की जा रही है, तो इसमें आपको पता होगा कि संयुक्त बैठक में प्रावधान साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू होते हैं, ना कि धन विधेयक पर, तो ये गलत हो गया। संयुक्त बैठक जो लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया के नियम के द्वारा शासित होती है, ये भी गलत है। संयुक्त बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है, ये भी गलत। यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक से अनुपस्थित होते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, ये एकदम सही आंसर है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सुधीर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की। इस समिति के गठन के किसकी समीक्षा करने के लिए किया गया था, है ना? तो आपको पता होगा हाल ही में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम क्या था? सुधीर श्रीवास्तव। ठीक है, सुधीर श्रीवास्तव की एक समिति थी जिसका गठन किया गया था, किसके लिए? राज्य सरकारों के जो अर्थोपाय अग्रिम होते थे उनके लिए किया गया था। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए ये एक समिति का गठन किया गया था, तो वो राज्य सरकारों के अर्थोपाय अग्रिम की सीमाएं, यस, ए ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ये कब किया गया है? 2019 में किया गया है, 2019 में। ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट वगैरह आई है, समिति की सिफारिश जो आई हैं वो आई हैं 2021। कब? 30 जनवरी, नहीं 30 सितंबर 2021 को इसकी रिपोर्ट आई है, सिफारिश आई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनिवार्य और स्वैच्छिक उपबंधों को अलग से निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य प्रावधान है? ठीक, सही उत्तर देना है आपको, तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का गठन, तो ये एकदम सही बात है। फिर दूसरा, माध्यमिक एवं जिला स्तर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये भी सही बात है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है वहाँ पे।
फिर तीसरा है प्रत्येक 5 वर्षों के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। ये भी एकदम सही बात है। तो ये तीनों ही ऑप्शन एकदम सही हो जाते हैं। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 87 एडिनो वायरस आधारित टीके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि ये कौन सा सही है। इसमें वे हमारे शरीर में एक दुर्बल या निष्क्रिय रोगाणु प्रवेश करते हैं और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया की शुरुआत करके कार्य करते हैं। ठीक है, एकदम सही बात बोल रहे हैं। दूसरा, हाल ही में भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए स्पुतनिक 5 को अनुमोदित किया गया और जो कि एक एड्रीनो वायरस वेक्टर पर आधारित टीका था। हाँ, एकदम सही है कि जो स्पुतनिक 5 था उसको अगर हम चेक करें तो उसमें एडिनो वायरस ही वेक्टर मिलाया गया था। तो ये दोनों ही सही हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं। सही उत्तर देना है कि संसद की जो संप्रभुता है उसको कौन से ऐसे कारक हैं जो सीमित करते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि संविधान की लिखित प्रकृति यस करती है, संविधान की 7वीं अनुसूची करती है क्योंकि वो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं मतलब उनमें मतलब दोनों में डिस्ट्रीब्यूशन करती है, पृथक्करण करती है। तीसरा, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था कर यस, मूल अधिकार यस। ये चारों ही पॉइंट ऐसे हैं जो इसको संप्रभुता को जो संसद है उसको रोकती है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला सही ऑप्शन बताना है। पहला, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल का उल्लेख नहीं है। तो एकदम सही बात है, उनका कोई उल्लेख नहीं है कार्यकाल का कि क्या है। पहली जो अगर हम देखें पहली जो राज्यसभा थी वो 1952 में मतलब उसके स्टार्ट किया गया था और वहाँ से तब से वो चल रही है। आपको पता होना चाहिए कि निर्धारित नहीं है, इसे संसद में छोड़ दिया गया है। ठीक है, फिर अगला है, राज्यसभा की सेवानिवृत्ति होने वाले सदस्य कितनी बार भी पुनर्निर्वाचित और नाम निर्देशित किए जा सकते हैं, उनकी पात्रता रखते हैं। तो ये भी बात सही है, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मंत्रिपरिषद समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सी ऐसी मंत्रिमंडल समितियां हैं जिनकी अध्यक्षता की जाती है, सही उत्तर बताना है आपको। ठीक है, तो पहला है राजनीतिक मामलों की जो समितियां होती हैं उनके बारे में। फिर दूसरा है आपका संसदीय मामलों की समितियों के बारे में। तो पहला तो सही है, दूसरा रोक लेते हैं। तो तीसरा है नियुक्ति समितियां, ये भी सही है। आर्थिक मामलों की समितियां, ये भी सही है। तो मतलब 1, 3 और 4, तो 1 और 3, 4 ये है आपका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 73 के बिहाफ पे ये काम किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके संदर्भ में कृषि पर समझौता एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर AOA के और शांति खंड पीस कॉज शब्दावली प्राय सुर्खियों में की जाती है। ठीक है, तो कृषि पर समझौता से एक अभी आपने देखा होगा जो चावल वगैरह से रिलेटेड थी उनको बात की गई है। तो अगर हम देखें तो ये विश्व व्यापार संगठन के साथ शब्दावली ज़्यादा यूज़ में रही है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। ठीक है, दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है। दूसरा, संसद के पास किसी संघ राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति होती है। ये भी सही बात है कि संसद को पावर होती है उसके राज्य क्षेत्र को बढ़ाने में, संघ राज्य क्षेत्र में। ठीक है, तो फिर तीसरा है, संविधान ने उच्च न्यायालय की संख्या निर्दिष्ट की गई है। नहीं, ये गलत बात है, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। तो आपका वो राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। ठीक है, कि वो उसकी संख्या वगैरह निर्दिष्ट कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो केवल 1 और 2, मतलब ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 और 2, केवल 1। ठीक है, 93 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली PGS प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत बृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण LAC योजना के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा सही है। ठीक है,
तो आपको बताना है कि LAC परियोजना के तहत ये चीज़ कौन कौन सी चीज़ें हैं। बृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण क्षेत्रों को जैविक उत्पादन केंद्र के रूप में अर्हता प्रदान करने के लिए एक त्वरित प्रमाण पत्र प्रक्रिया की जाएगी। यस, ये सही है। मेघालय भारत का पहला जैविक राज्य है। नहीं, मेघालय इसका पहला जैविक राज्य नहीं था। ठीक है, तो को पहला जो जैविक राज्य था वो था आपका सिक्किम। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया, ये सिक्किम था, ना कि मेघालय। ठीक है, दूसरा है, तीसरा पॉइंट है, हाल ही में कार निकोबार और नैन कोवरी द्वीप समूह को जैविक प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है। हाँ, ये सही है। तो जो कार निकोबार है उसको और नैन कोबारी जो कोवरी है द्वीप, उसको दोनों को जैविक प्रमाणीकरण से अवॉर्डेड किया गया है। तो 1 और 3 दोनों सही, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 94, निम्नलिखित में से किस विवाद को सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माना जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर बताना है कि कौन सा ऐसा विवाद है जिसको सर्वोच्च न्यायालय के मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें कि अंतर्राज्यीय जल विवाद है ना, अंतर्राज्यीय अगर जल विवाद को देखें, या दूसरा है वित्त आयोग को संदर्भित किए गए जो मामले हैं उनको, या आपका केंद्र और राज्य के बीच वाणिज्य प्राकृतिक वाले साधारण विवाद वो देखें, या चौथा है केंद्र और खिलाफ राज्य के किसी भी नुकसान की भरपाई, है ना। तो ये चीज़ देखें। तो इसमें अगर जो न्याय क्षेत्र होते हैं, है ना, तो उसके बारे में अगर हम देखें कि जो केंद्र खिलाफ के नुकसान की भरपाई होती है वो होती है। ठीक है, केंद्र और जो वाणिज्य प्राकृतिक का साधारण विवाद है वो भी होता है, वित्त आयोग के संदर्भित किए गए जो मामले होते हैं वो भी होते हैं, और अंतर्राज्यीय जल विवाद जो होते हैं वो भी होते हैं। तो ये चारों ही होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका होगा, ये चारों ही वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज थोड़ा जो हमारा फ़ोटो है वो थोड़ा सही से सेट नहीं हुआ है, नीचे ऑप्शंस इसमें कटे हैं, तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा ये चीज़ें। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें कौन सा सही है राज्य विधान परिषद के बिहाफ में। तो यह एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो राज्य विधान परिषद के बारे में ये बात की गई है कि जो ये एक स्थायी निकाय होता है, तो यस, इसका विघटन नहीं किया जा सकता, पहली चीज़ सही है। दूसरा, 1/3 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, तो ये गलत है कि 1/3 नहीं होता है, इसमें 1/6 होता है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, दूसरी चीज़, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। एकदम सही बात है कि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उसमें इनकी कोई भी भूमिका नहीं होती है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर 1 और 3 मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सामयिक अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्वेश्चन है ये कि सही आपको आंसर बताना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है, इसे लोकसभा के द्वारा अपने सदस्यों में से ही चुना जाता है। ठीक है, तो ये एकदम गलत है ना, कि जो लोकसभा होते हैं, जो उनके सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। अगर हाँ, फिर दूसरी चीज़ है, यह अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि निर्धारित करता है, ये भी इसकी गलत बात है ना। फिर आते हैं, राष्ट्रपति स्वयं उसे शपथ दिलाता है। यस, ये एकदम सही बात है कि जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसको राष्ट्रपति उसके पद की शपथ दिलाते हैं, उसके बाद वो अन्य जो अध्यक्ष होते हैं या अध्यक्ष मंत्री होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं, फिर अपने पोस्ट को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका केवल 3 मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता के संदर्भ में ये क्वेश्चन है, उनके सदस्यों की अयोग्यता के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा सही है ना, पंचायत के सदस्यों की अयोग्यता से रिलेटेड है।
पहला, संबंधित राज्य विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एकदम सही बात है कि यस, उसको किया जा सकता है। दूसरा, व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। तो ये भी एकदम सही बात है कि 25 वर्ष से अगर कम की बात है तो यहाँ पे उसे आपको ये देखना होगा कि उसकी आयु 21। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 25 नहीं होगी, 21 होगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ से ये आंसर निकालें तो 2 2 2, ये भी आंसर निकल सकता है सी, है ना। बट हम तीसरा पॉइंट भी अगर हम देख लें कि पंचायतों के सदस्यों की अयोग्यता के सभी प्रश्न राज्य निर्वाचन आयोग को भेजे जाएंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में नहीं भेजे जाते, उसको भेजा जाता है राज्य विधान मंडल के पास, राज्य विधान मंडल के पास। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे 98। एक तरफ विवाद के समाधान के उपकरण दे रखे हैं और उनके द्वारा अपनाया गया तरीका दे रखा है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं 50। एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष का सहमति समाधान के विकास की सुविधा प्रदान करता है, नहीं ये नहीं है। मध्यस्थता, एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष के मामले के दोष गुण के आधार पर निर्णय करता है, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, फिर सुलह, विवादों का समाधान समझौता या स्वैच्छिक समझौता से यस, ये एकदम सही है। सुलह मतलब होता है किसी भी दो डिस्प्यूटेड आदमी हैं, दो की बात अगर डिस्प्यूटेड हो रही है तो उनके बीचों का समाधान कराना उनके विवादों का, और स्वैच्छिक समझौते से उनका चीज़ों को सॉल्व करना। ठीक है, तो केवल 3 मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, केवल 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 99, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं थी। ठीक है, 73वें संशोधन की विशेषता नहीं थी। तो इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त एक नया भाग जोड़ा जो कि 9 नंबर का था, एकदम सही बात। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को वैवाहिक रूप प्रदान किया, यस एकदम सही, जो कि डीपीएसपीज में आता है। फिर तीसरा, यह सहभागी लोकतंत्र को प्रातिनिधिक लोकतंत्र में परिवर्तित करता है, नो ये आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी हम चौथा भी देख लेते हैं। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के पश्चात पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है, यस एकदम सही बात है कि अब केंद्र भी, आप अगर अभी करंट में देखेंगे कि केंद्र सरकार ने अभी साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे ये देखा है कि वहाँ पे पंचायतों का गठन नहीं किया गया है, तो उस पर उन्होंने राज्य सरकारों से वार्तालाप किया है कि क्यों नहीं है, उसके अपोज में कुछ स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका गलत रहेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, फिर आखिरी क्वेश्चन, प्राय सुर्खियों में रहने वाला चाबहार बंदरगाह अवस्थित है। तो अब चाबहार बंदरगाह जो है वो कहाँ पे अवस्थित है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो ओमान की खाड़ी में अवस्थित है चाबहार बंदरगाह। और ये काफ़ी टाइम से 3-4 सालों से ये काफ़ी मतलब न्यूज़ में है, तो इस वजह से ये काफ़ी बच्चों को इजी रहेगा बताना, ओमान की खाड़ी। तो ये आज के हमारे 100 क्वेश्चंस थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके आंसर्स एकदम सही समझ में आए होंगे और आपने इसको काफ़ी इन्जॉय किया होगा। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है, तो प्लीज़ इसको एक बार में देखें क्योंकि ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों को इस वीडियो को पहुंचाएं क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, आपको भी पता है, काफ़ी लंबी वीडियो है। एक बार में मतलब देखने के लिए काफ़ी टाइम देना होगा, लेकिन ये आपके लिए यूज़फुल है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि विज़न की टेस्ट सीरीज़ सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ों में से एक है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। घर पे रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।